रात के 2:30 बजे का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक बिल्कुल काली स्याह बिल्ली मुंह में सफ़ेद रंग का कबूतर दबोचे तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई मसला ज़रूर होता है। मैं इसी रास्ते की तरफ चल दिया जहाँ बिल्ली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सुनसान थी। मुझे ऐसा सुनसान जगहों पर जाने से शुरू से ही एक अजीब सी वहशत होती थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक मुझे वो बिल्ली कहीं नज़र ना आई। मैं सस्ताने की गरज से थोड़ी देर रुका तो मेरी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वो एक बच्चा था जो वहाँ बैठा था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा यहाँ इस वक्त आखिर क्या कर रहा है। ज़रूर बेचारा किसी मुसीबत में होगा या रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैंने इस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, इस वक्त तुम यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने इस बच्चे से पूछा। इस बच्चे ने जैसे ही मुझे पीछे मुड़कर देखा, मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज से पानी का गिलास उठाया और पी गया। लैम्प की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही ऐसे अजीब डरावने किस्म के ख्वाब क्यों नजर आते हैं? मैंने दिल में सोचा और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। इस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो इसका मुंह खून से भरा हुआ था और इसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था। अंकल, ये बिल्ली मुझे बहुत तंग करती है, इस बच्चे ने कहा और उठकर मेरे पास आने लगा। शुक्र है मेरी आंख खुल गई थी। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात में गुजरी। सुबह के 8 बजे मैंने नाश्ते किए बगैर ही ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सारा रास्ता मैं कल रात वाले ख्वाब के बारे में ही सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए गुज़िश्ता 1 हफ्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइल्स मंगवा ली। कॉफ़ी का मग हाथ में लिए हुए गौर गौर से एक फ़ाइल पढ़ रहा था जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मज़ीद कुछ फ़ाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थी। चलें ठीक है, आप इन्हें टेबल पर रख दें, मैं देख लूँगा। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फ़ाइल्स का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया था। आलिया ने फ़ाइल्स टेबल पर रख दी। अच्छा आलिया। कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नज़र से इसके पास खड़े हुए बच्चे पर पड़ी, जो वही बच्चा था जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अधूरी रह गई और कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। शायद खौफ के आलम में उस बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। इससे पहले मैं कुछ कहता, आलिया बोल पड़ी। सर, ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो ये मेरे साथ ही रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुसलसल उस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से मुझे ये बच्चा उस ख्वाब वाले बच्चे से जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कुछ कहना था। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल किया। आलिया ने कहा, सर आपने मुझसे कुछ कहना था। कौन? मैं नहीं, मैं हिचकिचा रहा था और बड़बड़ा रहा था और हकलाने जैसी आवाज़ में बोला, अब आप जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज था। इनके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बच्चा क्यों इस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा है? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। हो सकता है मेरे कोई वहम हो या मुझे कोई बीमारी लग गई हो। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है वो ख्वाब वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खोला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और कहा, सर लंच का वक्त हो गया है, आपका खाना मैंने लगा दिया है। नहीं यार, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बस 1 कप कॉफ़ी का और ला दो। इसके बाद
मुझसे कोशिश के बावजूद ऑफिस का कोई काम ना हुआ और शाम तक मैंने 4-5 कप कॉफ़ी के पी लिए। 5 बजे घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊँगा, आप तमाम फाइल्स शाकिर के हाथों मेरे फ्लैट पे भिजवा दीजिएगा। मैंने इस बच्चे की तरफ देखे बगैर आलिया से कहा। ओहो मानी, ये क्या कर दिया तुमने? बच्चे ने एक खिलौने के साथ खेलते हुए अचानक इसकी गर्दन तोड़ डाली थी। फुप्पो, ये मुझे बहुत तंग करता था, इस बच्चे ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। आलिया को जवाब दिया और मैं थूक निगलते हुए जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। मेरा गला खुश्क हो रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ज़रूरी इस बच्चे का मेरे ख्वाब से कोई ताल्लुक है, वरना वैसी शक्ल, वही जुमला। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कुछ मसला ज़रूर है। मैंने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए परेशानी के आलम में सोचा और घर जाने के बजाय सीधा एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास जा पहुंचा और इसे तमाम वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ सुनाया। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बाज़ दफ़ा काम की ज़्यादती, नींद पूरी ना होने या खाना वक्त पे ना खाने या कम खाने में भी ऐसा होता है, और आप तो ये सब कुछ कर ही रहे होते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरी बातें सुनने के बाद कहा और दवाइयाँ लिख दी। मैं दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गया और अच्छे से खाना खाने के बाद दवाइयाँ खाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जल्दी सो गया। आज मामूल से हटकर मुझे लेटते ही फौरन नींद आ गई, वरना तो आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते थे। मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शोर हो रहा है। मैं गहरी नींद से इस वक्त एकदम छलांग लगाकर उठ बैठा जब मेरे कानों में ज़बरदस्त किस्म का शोर सुनाई दिया। अभी मैं वैसे ही नींद की हालत में था कि मेरे फ्लैट का मेन दरवाज़ा दोबारा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। मैंने लैम्प जलाया और घड़ी पर वक्त देखा तो खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि घड़ी पर 3:30 बज रहे थे। मुझे फौरन मेरा ख्वाब याद आ गया। दरवाज़ा एक मरतबा फिर मज़ीद शिद्दत से बजना शुरू हो गया। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर कोई मसला है, मैंने दिल में सोचा। लेकिन डॉक्टर ने तो मुकम्मल तसल्ली दी थी कि यह सिर्फ रूटीन की गड़बड़ है। मैं डॉक्टर की बात पर तसल्ली करते हुए अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर आलिया और वही बच्चा मानी खड़े हुए थे, जिन्हें यूं रात के इस पहर अपने फ्लैट पर देख के मुझे ज़बरदस्त किस्म की हैरत हुई। मानी के हाथ में वही खिलौना था जिसका सर इसने शाम के वक्त दफ्तर में तोड़ दिया था, लेकिन अब वो खिलौना बिल्कुल ठीक था, सर भी लगा हुआ था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बार बार बिजली की चमक और बादल की गरज। सर, हम बहुत मजबूरी में आपके दर पर आए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है। आलिया ने रोते हुए बोलना शुरू किया। अच्छा, आप अंदर आएं, पहले ही बारिश की वजह से बहुत भीग चुकी हैं। मैंने इन्हें अंदर बिठाया और इनके लिए टॉवल लेने चला गया। सर्दी की वजह से बीमार न पड़ जाएं। टॉवल देने के थोड़ी बाद ही मेरी नज़र मानी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसकी मुस्कुराहट से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ये कहकर मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र अचानक आलिया की टांगों में पड़ी तो मेरी अपनी टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं मारे डर के गिरते गिरते बचा। आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थीं, जैसे चुड़ैलों की हुआ करती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेजी से चलती अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाल कर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी अजीब और गरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है जिसकी मैं अटक रहा था, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फ़ोन पर पुलिस के बजाय आलिया की आवाज़ थी जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर, मैं चुड़ैल हूँ। इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल इसी वक्त डॉक्टर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो वो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि अब वहाँ चुड़ैल के बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी।
तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स की एक नई एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अगर अब तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन को टच कर दें और जल्दी जल्दी अपने वॉइस नोट, अपनी ईमेल्स, अपने साथ होने वाले तमाम और वाकयात, सच्ची कहानियां हमको भेजें, चाहे ईमेल के जरिए चाहे व्हाट्सएप पे। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि टेप करते वक्त आपकी आवाज बिल्कुल साफ हो, पीछे से कोई शोर ना आए, पंखा बंद कर दीजिए। क्योंकि अभी शुरू में मैंने एक ईमेल पढ़ी, उसमें जिन साहब ने मुझे वो ईमेल भेजी थी, उसमें कुछ लिखने की कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो फिर नरेशन में जो है ना उसका फर्क पड़ जाता है। तो कोशिश करें साफ हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, वर्ड साफ हो, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो, रिकॉर्डिंग में पीछे कोई शोर ना हो। और एक गुजारिश और है, इससे पहले कि मैं आमिर को शामिल गुफ्तगू करूं, आप लोग जो भी कहानियां भेजें कोशिश करें वो सच्ची हो, झूठी ना हो, फैब्रिकेटेड स्टोरीज ना हो और अच्छे वाकयात हो। तो इसके साथ शामिल करते हैं हम अपने दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त लंदन से आमिर चन्योटी को। आमिर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की तबीयत ठीक होगी और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी है और अल्लाह ताला तमाम लोगों को बेतहाशा ऐसी ईदें दिखाए। और हम लोगों को, उन लोगों को भी भूलना चाहिए कि जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं और जो इस वक्त जो है इकोनॉमिकली क्राइसिस के अंदर हैं, तो जिस तरह से अभी दुनिया के हालात हैं और जिस तरह से महंगाई चल रही है, तो ये कि उन लोगों को भी याद रखना चाहिए। और आप सुनाए इसके अलावा मुमताज भाई, आपकी कैसी गुजरी? बहुत बेहतरीन, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम, खासतौर पर कराची का मौसम बहुत ह्यूमिड और बहुत गर्म था, तो ज्यादातर तो हमने घर में रहने को बस आफियत समझी। हाँ, एक खानदान में कुछ अजीजों में 2-3 डेथ हो गई थी, हम उनके घर जरूर गए और पहला दिन, सेकंड डे हमारे यहाँ कुछ आ गए मेहमान, हम एक जगह खाने पे चले गए, आज भी मेहमान आने वाले हैं, तो इसी तरह से गुजर गई। आप बताइए, आज कोई स्टोरी, कोई वाकया आप हमारे लिए लेके आए सामीन के लिए? मेरे पास एक स्टोरी है मुमताज भाई। ये डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड है, मेरे साथ नहीं हुआ है ये। और हुआ ये है कि ये बेसिकली बिलोंग करती है लाहौर से। अच्छा। और लाहौर, अंदरूनी लाहौर, लोहारी गेट। और तमाम लोगों को पता है, जितने व्यूअर्स हैं, कि लोहारी गेट जो कितना पुराना है, कितना क्लोज है और किस तरह की तंग गलियां हैं और वो और कितना हॉन्टेड है। तो लाहौर के अंदर जो सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह है वो वही है, पुराना शहर जो है उनका। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो होता ही था कि हम लोग जब लाहौर जाते थे, अक्सर हमारी वालदा हमें लेके जाती थी गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे, क्योंकि मेरा सारा जो दरियाल है वो सब पंजाब में ही होता है, तो लाहौर में ही और फैसलाबाद में, चिनियोट में, इधर। तो जब हम लाहौर जाते थे तो हम लोग हर किसी के यहाँ जाते थे और इन पुप्पो के हमें नहीं लेके जाया जाता था, हम इनके नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, तो कई दफा हमने पूछा, अम्मी और अब्बू अकेले चले जाते थे, हमें दूसरी पुप्पो के छोड़ के, उनके हम ठहरते थे ना, उनके यहाँ छोड़ के चले जाते थे। हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि नहीं, दूर बहुत है, इस तरह के बहाने होते थे। बच्चे थे हम लोगों को, तो फिर इतना पता भी नहीं था, हम लोग अपना बिजी हो जाते थे। और वैसे जो है, मैं था भी उस तरह का बच्चा कि मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हर चीज के अंदर घुसने वाला शैतान बच्चा। शैतान तो छोटा वर्ड होता है, इरिटेटेड नहीं होता जिससे लोग इरिटेट हो जाए, हर चीज में तंग करने वाला, शैतानियां, तो उससे जो है, जो होस्ट होते थे वो भी तब जाते थे और ऐसी बातें को टमें पड़ती थी बाद में। तो इस वजह से भी काफी जगहों पे हम नहीं जाते थे। तो मेरी फुप्पो की शादी हुई थी मेरे फुप्पा से। फुप्पा जो हैं वो काफी, जिसे कहते हैं कि हम्बल बैकग्राउंड से थे और उन्होंने फुप्पो को
बताया था कि इनके घर के अंदर एक साहब रहते हैं, मगर वो साहब जो है उनके अब्बा के इंतकाल के बाद जो है ना नजर आना बंद हो गए, अब नहीं आते, लेकिन है यहीं पे। अच्छा। तो ये कि इन्होंने कहा सही है, और वो छोटा सा जिस तरह के घर थे, गलियां थी, तो उनको यकीन भी हो गया, तो घर से वाइब भी ऐसी आती थी। तो अब ये सीन हुआ कि एक दफा जो है इनका बच्चा जो है वो कहीं से गुजरा, और वो ऐसी किसी किसी चीज के अंदर जो है दोपहर में, सख्त दोपहर में कहीं से गुजर रहा था, वो 2-2:30 बजे 3 बजे, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था वो, तो वो किसी चीज के फेरे में आ गया, ऐसे जिसे कहते हैं ना, आम लफ्जों में कहा जाता है कि हवा लग गई इस तरह की कोई। अब वो घर आया तो वो लाल आंखें और उसकी ये वो और अजीबो गरीब आवाज में बात कर रहा। तो पहले तो ये लोग डर गए, तो डरने के बाद जो है फिर इन्होंने जो है ऐसी बात, सबसे पहले जो लेके जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, उसने फिर कहा कि तबीयत वगैरह ऐसी खराब हो जाएगी, धूप ज्यादा है लाहौर की, तो ये कि थोड़ा इसको आराम कराएं, 1-2 मेडिसिन दी। अच्छा, उसके साथ एक अजीबो गरीब आगे जाके फिनोमेना शुरू हुआ, वो ये हुआ कि जब घर में होता था तो ठीक होता था, यानी कि घर में ठीक है, वो बाहर निकल के वो बेकी बेकी बातें करना शुरू कर दे, आंखें लाल हो जाए उसकी। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि है क्या। फिर ये कि किसी साहब के पास गए तो उनसे जाके मालूम करा, तो उन्होंने बोला कि आपके घर में जो चीज है ना वो उसको प्रोटेक्ट करती है, और वो अच्छी चीज है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो घर के अंदर जब ये जाता है ना तो ये ठीक रहता है, फिर वो चीज से करीब नहीं आती दूसरी। और जब बाहर निकलता है तो वो जो चीज है वो घर में रह जाती है, वो अपनी चीजों में लगी हुई होती है, अपने कामों में लगी होती है, जो भी होता है उनके मामलात होते हैं, इबादतें होती हैं जो, तो ये जो जब बाहर निकलता है तो ये फिर दोबारा से उस चीज के अंडर में आ जाता है। तो फिर जो चीज घर के अंदर होती है तो वो उसको प्रोटेक्ट बाहर नहीं कर सकती। नहीं, वो बाहर कर सकती थी, लेकिन ये कि वो बड़े इबादत गुजार थे, वो मुंह वो घर से नहीं निकलते थे, घर से नहीं निकलते तो उम्र में भी काफी ज्यादा थे। तो अच्छा। वो यानी जिन्नात में भी मुअम्मर थे वो जो थे, जो अच्छा। हाँ। और ये पुप्पा को उनके वालिद ने बता दिया था कि ये जब से जो है ये इलाका बना है मुगलों के जमाने से, ये जो साहब हैं ये उस टाइम से यहीं पे हैं, इसी जगह पे, इसी जमीन पे। तो ठीक ठाक पुराने थे वो साहब, 500-600 साल 700 साल पुराने थे वो। हाँ। तो अब हुआ ये सीन के इनके ऊपर फाइनेंशियली माशी तंगी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो एक दिन फुप्पा सो रही थी तो इनको ख्वाब में एक साहब आए, जिनका चेहरा नहीं था, नजर आ रहा था, लेकिन सर पे टोपी पहनी हुई, सफेद कपड़े पहने हुए, और हल्की सी जिसे कहते हैं ना लाइट सी निकल रही, इतना यानी कि वो सफेद उनका जोड़ा था। और ये कि उन्होंने बोला उनको कि इंशाल्लाह ताला जो है तुम्हारे हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। तो अच्छा, अब इनके जो बेटा है जो उसकी फिर जॉब लगी कुछ अर्से के बाद, और वो जॉब में आप ये इस तरह से अंदाजा लगाएं कि 1-1.5 साल के अंदर जो है वो तरक्की करते 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 5-6 फिगर पे पहुंच गया, वो 6 फिगर पे पहुंच गया। अच्छा, छोटा बेटा जो है वो उसने जो है अपने बड़े भाई की सपोर्ट से उर्दू बाजार के अंदर एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया, जिसे ठिया बोलते हैं ना किताबों का, वो लगा लिया। अच्छा, अब इनका गुजारा शुरू हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जी इन्होंने जो है ये फुप्पा ने कहा कि जी अब जरा थोड़ा पैसा आ रहा है तो अब यहाँ पे तो हम रह नहीं सकते, अब बच्चों की शादी भी करनी है, तो एक काम करते हैं कहीं और चलते हैं। तो इन्होंने जौहर टाउन में ले लिया घर जाके। वो घर इनका वैसे ही था उस टाइम पे, तो उस घर को इन्होंने किराए पे दिया और खुद जो है ये जौहर टाउन चले गए। अब जौहर टाउन जाके जो है ये रहने लगे। फिर ये कि एक टाइम ऐसा आया कि उर्दू बाजार में एक शॉप बंद हो रही थी, तो ये जो बेटा था ये बड़ा इंटरेस्टेड था कि ये शॉप ले लें। अब आपको पता है कि उर्दू बाजार वगैरह ये बड़ी महंगी शॉप्स होती हैं, लाखों करोड़ की शॉपें हैं। तो वो जब ये जौहर टाउन शिफ्ट हो गए, आमिर आपकी बात करती है, तो वो जो चीज थी, वो जो साहब थे, जो हस्ती थी, वो तो उसी घर में रह गई होगी या इनके साथ वो शिफ्ट हुई? वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको वो क्या हुआ। वो जो तो ये आया एक दिन अपनी अम्मी के पास, यानी मेरी फुप्पो के पास, और इसने आके बताया कि ले कि इस तरह से शॉप मिल रही है किराए पे, और मगर उसका रेंट काफी है, और मगर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला, पुप्पो ने बोला कि भाई पैसे बहुत ज्यादा है इसके, तो क्या करें। कहले कि चलो खैर है। बात ये कि ये सोई, इनको 1-2 दिन के बाद जो है ना वो बुजुर्ग दोबारा नजर आए जो उस घर में थे।
वो उसी तरह से चेहरा नजर नहीं आ रहा, कपड़े नजर आ रहे हैं और सर पे टोपी नजर आ रही है। तो उन्होंने इनको बोला कि बेटे को बोलो कि ये दुकान ले ले, बहुत चलेगी। तो वो उठी है सुबह, उन्होंने उठ के जो है फिर अपना बेटे को बताया। अच्छा, इस दरमियान के अंदर जो है ना सर, मेरे फूफा का इंतकाल हो गया था। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन के जौहर टाउन वाले घर में उनका इंतकाल हो गया था। तो अभी ये फूफा अकेली घर की बड़ी, तो बच्चे वगैरह सब काम कर रहे थे तीनों। तो वो जो है उसको बोला अपने बेटे को बुला के कि भाई वो ऐसे ऐसे हुआ है, दोबारा से वो आए और उन्होंने बोला है कि को बोलो कि ले ले दुकान। तो भाई इधर उधर से थोड़े पैसे करके, थोड़े इनके पास थे, ज्यादा था कोई इस जमाने में, मेरे ख्याल से शायद कोई 8-10 लाख रुपए उसका एडवांस था और कोई पगड़ी टाइप का कोई सीजन था, पता नहीं क्या, लेकिन ये कि इस तरह का कुछ था मामला। तो उन्होंने जो है वो दुकान ले ली और वो दुकान जो है सर ऐसे चली कि वो जो है वो किराए का तो घर था जो था, हालात ऐसे बदले, तीनों की शादी हो गई और वो इस टाइम पे जो है वो बहरिया टाउन के अंदर 1000 गज के घर में रह रहे माशाल्लाह, लाहौर में। और वो तमाम इनकम जो है वो बेसिकली वो वहीं से, क्या नाम है, उसी दुकान से जनरेट हुई और वो मदद की ना उन्होंने। हाँ, मदद की। और दूसरा ये कि इन्होंने फिर ये करा कि जब ये बहरिया टाउन में शिफ्ट हुए हैं तो इन्होंने ये करा कि इन्होंने अपना जो वो लॉरी गेट वाला जो घर था उसको शादी करवा के उसको बंद करवा दिया, उसको बेचा नहीं, उसको बंद करवा दिया, यानी कि उनके लिए वक्फ कर दिया, उनके लिए वक्फ कर दिया। हाँ, उनके लिए वक्फ कर दिया। और हफ्ते में इनका एक बेटा जाता है कोई भी अपने साथ, एक आध वो लेके अपना, जैसे घर की मेड होती है ना, वो लेके जाते हैं, सफाई वगैरह करवा के। हाँ, तो ये स्टोरी थी। बिल्कुल जबरदस्त उनकी हेल्प हो गई, राजमाना तौर पे उनकी हेल्प हो गई। हाँ, इसमें हमें अगर इसमें अच्छी मतलब शख्सियात हो ना और वो आपको सपोर्ट करना चाहें, तो मैंने देखा है बहुत सारे वाकयात मेरे साथ हैं, लोगों को, अजीजों को भी। मैंने जो लास्ट एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी, अपनी भतीजे की वाइफ है, उसकी बड़ी बहन है, वो अभी तक जिंदा है, हयात है, ब्यूटी पार्लर कर रही है और उनको इतना सपोर्ट है कि उनके हस्बैंड की जॉब भी नहीं है, उसके बावजूद जिस चीज में वो हाथ डालती है ना उसमें फायदा होता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कोई कैश की गड्डियां लाके दे देते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो जैसे इन्होंने कहा ना कि बस आप जो है ना वो दुकान ले लें, तो इन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर खोल लें, तो उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर खोल लें, आपका बहुत चलेगा। या फ्लैट लेना है, कोई प्लॉट लेना है कि वहां ले लूं कि हाँ यार वो प्लॉट ले लो, उसकी कीमतें ऊपर चढ़ जाएंगी, तो इसी तरीके से वो फायदा दिला सकते हैं और वो चढ़ जाती हैं। तो आज हमारे एक लंदन के दोस्त हैं हमारे साथी, बहुत अच्छे, SW शाह, उन्होंने अपना एक वाकया जो है ना शेयर किया है, वॉइस टेप के जरिए हमें भेजा है। तो चले उनकी आवाज में ही सुनते हैं तो वो क्या वाकया है, उनकी आवाज में सुनते हैं। चले। वालेकुम आमिर भाई, मुमताज़ भाई, अनस भाई एंड ऑल द लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके पेज पे, आपके चैनल पे लोगों की स्टोरी सुनने के बाद और जो वाक़यात आप शेयर करते हैं वो सब सुनने के बाद मैंने सोचा मैं भी अपना एक वाक़या शेयर करता चलूँ, जो कि मेरे साथ यहाँ UK में आज से कई साल पहले पेश आया। मैं पिछले तकरीबन 10 साल से UK में हूँ और ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। और मैं चूँकि उस टाइम पे उसके साथ मौजूद था जब ये वाक़या उसके साथ पेश आया, तो कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ जो कि इस वाक़े के बाद उस बंदे की हालत हुई। सो मैं वाक़या अपना शुरू करता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ये तकरीबन 2014-2015 की बात है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग एक घर पे एक कमरा शेयर किया करते थे। अच्छा, उस घर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। सो बेसिकली वो घर जो है यहाँ पे UK के एक एरिया है जिसका नाम है फॉरेस्ट गेट, वहाँ पे वो घर वाक़ था। आई थिंक अभी भी वहीं पे है, लेकिन अब काफ़ी अर्से से मैंने उस जगह को देखा नहीं, लेकिन उस जगह पे था। उस घर की हालत उस टाइम पे ऐसी थी कि आप उस घर में एंटर होते थे तो आप देख सकते थे कि वहाँ बहुत पुराना घर और काफ़ी प्रॉपर्ली मेंटेन करके भी नहीं रखा गया था उस घर को। लेकिन चूँकि हमें उस घर में वो कमरा काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा
कि ये कमरा ले लेना चाहिए, और क्योंकि हम 2 लोग थे तो हम लोगों के बीच में वो रूम का रेंट जो था वो डिवाइड हो जाता था। अच्छा, हम लोग वहाँ पे रहने लगे काफ़ी अर्सा उस घर में रहे। हमें जो कमरा मिला उसकी हालत भी बाकी घर से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो कमरे में एक खिड़की थी और मतलब दीवारों को देख के पता चलता था कि ये कमरा भी काफ़ी पुराना है। अच्छा, कुछ अर्सा हमें वहाँ पे रहते हुए गुजर गया और हमारी वहाँ पे रूटीन ये बन चुकी थी कि हम अपना रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जब काम से वापस आते, खाना खा के कुछ देर बैठ के टीवी देखते और उसके बाद सोते सोते हमें रात के 1:30 या 2 बज जाते थे। और इसी तरह से फिर सुबह हमने अपने हिसाब से 9 बजे उठ के फिर हम जॉब पे चले जाया करते थे। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा ही था कि रात को हम सोए, सुबह जब मैं उठा तो मेरा जो रूममेट था वो मुझे कहता मैं तुम्हें रात में उठाने की काफ़ी कोशिश करता रहा लेकिन तुम उठे नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों मुझे उठा रहे थे? मैं क्यों नहीं उठा? अगर तुम मुझे उठाते तो मैं उठ जाता। तो उस पे वो मुझे कहते नहीं, मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा था और उसके अलावा मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ के जाके तुम्हें उठाता। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम में हिम्मत नहीं थी? तो मुझे कहता है कि जिस जगह पे तुम सो रहे थे, अब यहाँ पे मेरा बता रहे कि जिस जगह पे मैं सो रहा था मेरे ऊपर हवा में उसने एक आदमी को देखा। एक बूढ़ा आदमी था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और जिसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी। तो जिस जगह पे मैं लेटा हुआ था, जिस जगह पे मैं सो रहा था, मेरे ऊपर हवा में वो आदमी लेटा हुआ था और मेरे दोस्त को घूर रहा था। खैर, मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ख्वाब देखा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और इस बात को टाल दिया। लेकिन मेरा जो दोस्त था वो बज़द था कि उसने देखा है। एनीवे, बात आई गई हो गई। कुछ अर्सा गुजरा, तकरीबन हफ्ते के बाद फिर दोबारा से क्या हुआ, एक रात ऐसे ही हम लोग अपने रात की 2 बजे के करीब हम लोग सोने के लिए लेटे। तो उस टाइम अभी मैं भी प्रॉपर सोया नहीं था, अभी बस लेटा ही था। और मेरा दोस्त वो भी अपने बेड में जब लेटा तो अचानक से चीखें मारने लग गया और मैं फ़ौरन से उठा और उठ के मैंने कमरे की लाइट जलाई, उसे उठाया, उसके पास जाके बैठा, उससे पूछा क्या हुआ। तो उस टाइम मुझे कहते लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था और तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने प्रॉपरली अपनी खुली आंखों से, अभी मैं सोया भी नहीं था, तो मैंने उस आदमी को अभी तुम्हारे ऊपर हवा में देखा। इस टाइम वो हवा में बैठा हुआ था, अगेन से सफ़ेद कपड़ों में था, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, और वो हवा में बैठा मुझे ही घूर रहा था। तो उसकी जब मैंने हालत देखी तो लिटरली उसका जिस्म कांप रहा था और ऐसे मतलब जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं ना कि पानी के बगैर जो मछली तड़पती है, उसकी हालत वैसी हो रही थी कि वो इस तरह से थर थर कांप रहा था। फिर मैंने खैर उसके बाद ये कि मैंने फिर जो भी मुझे उस टाइम सूरतें याद थी, आयतुल कुर्सी वगैरह, नादे अली, ये सूरतें पढ़ के मैंने उस पर फूंका और फिर उसके बाद जो है ना उसको मैंने यही बोला कि भाई अभी तुम ऐसा करो, कोशिश करके सो जाओ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, लाइट भी मैंने ऑन रखी। और फिर उसके बाद मैं तब तक नहीं सोया जब तक वो नींद में नहीं चला गया। खैर, उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने उस 1-2 दोस्तों के साथ भी डिस्कस किया। इनफैक्ट हमारी फैमिली में जो है ना काफ़ी ये इल्म रखने वाले लोग हैं और उसकी मदद से लोगों की मदद करते हैं, तो मैंने उनके साथ भी डिस्कस किया। तो उन्होंने बातों में जो चीज़ मुझे बताई वो ये बताई कि ये असल में ज़रूर ऐसा कुछ पड़ता है जिसकी वजह से उस कलाम का मौकिल शायद उसे नज़र आता है। खैर, मुझे इतना तो आइडिया था कि रात को ये सोने से पहले कुछ पढ़ता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या पढ़ता है। तो मैंने उससे पूछा तो फिर उसने बताया कि डेली वो रात को सोने से पहले कोई मखसूस सूरतें हैं 2-3, उनको जो है ना एक सर्टेन नंबर्स में वो पढ़ता है, जो कि उसे बताया गया कि मतलब उससे पढ़ना अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपने रिश्तेदार जो भी हैं उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने भी मुझे बताया कि बेसिकली ये ऐसा ही करता है कि ये जब ये पढ़ता है तो उन सूरतों के, उन आयात के मौकिल वो उसे नज़र आते हैं
और अच्छी चीज़ ये है कि मतलब आप ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो भी नज़र आते हैं वो सफ़ेद कपड़ों में नज़र आते हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, मतलब एक बुजुर्गी का वो एलिमेंट होता है उसमें। मतलब उसमें ये है कि कुछ ऐसा नहीं कि किसी खौफनाक शक्ल में उसको नज़र आते हैं। तो एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ है जो उसे नज़र आती है, लेकिन वही बात है कि अगर ये उस चीज़ से डरता है तो फिर उसको यही करना होगा कि ये रोज़ रोज़ का पढ़ना इसे छोड़ना होगा। हफ्ते में शायद एक दफ़ा पढ़ ले तो पढ़ ले, या हर 2-3 दिन के बाद एक दफ़ा पढ़ ले, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा बजाय ऐसे कि उस चीज़ को डेली पढ़े। खैर मैंने उसको ये सब बताया, और फिर उसके बाद ये है कि उसने जब ये सब गाइडलाइंस फॉलो करने शुरू की तो उसके बाद उसको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। ये मेरा वाक़या था, और 1-2 वाक़यात और भी हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो टेप में भेजूँगा। और मैं यहाँ पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी ये अपना चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ और जो है ना अपने बल्कि दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। बहुत अच्छे वाक़यात होते हैं आपसे, और हर वाक़े में कुछ ना कुछ आपसे, आमिर भाई से कुछ ना कुछ सुनने को सीखने को मिलता है। अपनी कोशिश को जारी रखिए, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपके साथ एक और रिकॉर्डिंग के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मुमताज़ भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुमताज़ भाई आपका माइक जी माइक तो खुला हुआ है। अब सही है, अब सही है जी हाँ। मैंने कहा शाह साहब का शुक्रिया बहुत बहुत, आइंदा भी शाह साहब आते रहिएगा और अपने अच्छे अच्छे वाकयात हमारे लिए लाते रहिएगा। असल में आमिर जो भी कुरानी आयात है ना, हम अनस से भी इसमें गाइडलाइन ले सकते हैं कि उनको अगर सर्टेन नंबर्स में पढ़ा जाए ना, और एक रेगुलरिटी के साथ, मतलब डेली एक ही टाइम पर एक ही नंबर के साथ पढ़ा जाए ना, तो उसके असरात कुछ दूसरे तरीके से होते हैं, फिर वो वजीफा बन जाता है। इसीलिए इन्होंने जो वाकया का जिक्र किया ना कि उसको अनसर्टेनिटी कर दें, कुछ बीच में एक आध दिन गैप दे दें, कुछ मतलब ये कि उसके नंबर्स कम कर दें, अगर 11 दफा पढ़ लेंगे तो 10 दफा पढ़ लें, तो उससे क्या असरात होते हैं। तो इंशाल्लाह है इसका टाइमिंग का भी होता है मुमताज़ भाई, इसकी टाइमिंग भी बड़ी खतरनाक है। इसके टाइमिंग, इसके टाइमिंग, इसके नंबर्स, और मतलब ये है कि वो सीक्वेंस जो होती है ना, और किस तरीके से पढ़ना है आयत को, तो उससे होता है। तो इंशाल्लाह हम आइंदा जो है ना इस मामले में अनस से थोड़ी सी गाइडलाइन भी लेंगे। आमिर, आज आपने क्या किस प्लेस की और किस कौन सी वो क्लोजिंग जगह के बारे में आप हमें बताएंगे? अच्छा, मैं जो हूँ, क्योंकि ऐसी बात है आपने आधी दुनिया घूमी है माशाल्लाह से, और ये कि बेतहाशा ममालिक में आपने सफर करा है, तो आपको पता है कि दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जो हमेशा जो है ट्रैवलर को अपनी तरफ खींचते हैं, जो कि हॉरर जॉनरा को फॉलो करते हैं। एक ओमान है और एक इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड के अंदर तो मैं खुद भी रहता हूँ, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट इस दफा जो है इंग्लैंड की कहानी दी जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज है मुमताज भाई, इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते कि जितने भी दिन में हसल बसल हो इंग्लैंड में, रात जब गिरता है तो बड़ी वीरानियत सी आ जाती है। जैसे यार ये चीज वाकई आप सही कह रहे हो। आई हैव बीन 3-4 टाइम्स इन इंग्लैंड। मैंने ये चीज फील की है कि इंग्लैंड में रात को बहुत ज्यादा बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पता नहीं सोक का होता है। हाँ, ये बात, वो सिर्फ उन रेड एरियाज को अगर थोड़ा सा आप दूर कर दें अपने आप से, जो एक मखसूस जगह पे होते हैं, उसके अलावा इंग्लैंड जो है ना बिल्कुल सोक का और समा होता है, सन्नाटा होता है। ये बात तो है, कोई ना कोई बात है। तो वहां पे जो है उनकी चेशायर काउंटी है, जो मशहूर जमाना है चेशायर काउंटी, अच्छा। उसके अंदर जो है एक कैप्स्टोन हॉल के नाम से है, और ये काफी बड़ी जागीर है। और पर्सनली मेरा देखना नहीं हुआ, लेकिन ये कि ये इतनी मशहूर जागीर है कि मैंने इसको टीवी वगैरह में इधर उधर देखा है, और यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन और इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये कि आज इसकी स्टोरी शेयर करते हैं, और ये कि होपफुली ये कि आपको और तमाम जितने भी सुनने वाले व्यूअर्स हैं उन सबको ये पसंद आएगी। और इससे पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ, वो ये है कि जितनी भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जब वो हमारे आते हैं तो हमारे एनालिटिक्स में जो है ये शो हुआ है कि सब्सक्रिप्शन हमारी जो है वो कम है, वो और व्यूइंग हमारी ज्यादा है। तो आप प्लीज जब आते हैं तो अगर आप चैनल व्यू करते हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। देखना, अगर
देखना तो आपने है, तो अगर आप देखेंगे तो और सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ी सी हिम्मत की बात होगी, हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, हम लोग और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। तो ये कि इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग इसी तरह से क्वालिटी स्टफ बनाते रहेंगे। ग्लिचेस होते रहेंगे क्योंकि ग्लिचेस तो हर किसी से होते हैं, हमारे से भी होंगे ग्लिचेस, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर करें। और आगे जाके जो है हमारा प्रोग्राम है कि हम कुछ और लोगों को भी लेके आएंगे। तो ये कि मुमताज भाई, फिर मैं अभी आपको ये सुनाता हूँ कैप्स्टन हॉल की बस एक बात मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए और कह दूं अपने तमाम सामीन से कि अपनी राय से जरूर आगाह करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से जरूर आगाह करें। कोई हमारी अच्छाइयां हैं, कोई बुराइयां हैं, हमें उससे सीखने का मौका मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स जरूर दें। तो अब आमिर जो है वो क्लोजिंग करेंगे, उसके साथ ही हमारी एपिसोड खत्म होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जी आमिर। इंशाल्लाह। हमारी आज की कहानी इंग्लैंड की है। कैप्स्टन हॉल से रिलेटेड हम सब ये बात जानते हैं कि जो जगह जितनी तारीखी और कदीम होती है वो उतनी ही मिस्टीरियस होती है। उससे जुड़ी एक बहुत ही यूनिक किस्म की वाइब या एनर्जी होती है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज हमें इंग्लैंड के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी नज़र आती हैं और कैप्स्टन हॉल उनमें से एक है। कैप्स्टन हॉल की बहुत ही दिलचस्प तारीख़ है। यह असल में एक जागीर है। यहाँ की ज़मीन रोमन के ज़माने में कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल होती थी और कुर्बानियों के लिए भी, जी हाँ, इंसानी कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि रोमन के ज़माने में स्लेवरी या ग़ुलाम रखना एक आम बात थी और वहाँ पे जिसके जितने स्लेव या ग़ुलाम होते थे उसको उतना ही बड़ा और मुअज़्ज़ज़ आदमी समझा जाता था। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी ज़मीन कब्रिस्तान और कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती थी, तो इस जगह की वाइब और एनर्जी कितनी नेगेटिव और पुरसरार होगी ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैप्स्टन हॉल इंग्लैंड की चेशायर काउंटी में वाक़ है। ये जॉन वार्ड ने 1719 से 1732 के दरमियान बनवाया। 1861 में यहाँ बहुत ख़तरनाक आग लग गई थी जिसकी वजह से इसके बीच का हिस्सा पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद इसको दोबारा से तामीर कराया गया और इसको रेनोवेट करा गया। इस वक्त इस जगह की मिल्कियत वॉल्टर ब्रॉमडी डेवनपोर्ट की नाम से है और ये उसकी जागीर है। देखने में ये जगह बहुत खूबसूरत और दिलकश है। इसके हॉल्स और गार्डन डिफरेंट इवेंट्स और पार्टीज के लिए रेंट पर दिए जाते हैं और आम पब्लिक के लिए ये साल के कुछ महीनों के लिए खोला भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ मौजूद जिन्नात और उनकी एक्टिविटीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। ज़रा सोचें, दिन में खूबसूरत गार्डन जिसमें लोगों की भीड़ भाड़ होती है, क्या वहाँ पर जिन्नात अपनी पार्टी करते होंगे रात में? इस वसी और अरीज रकबे पर फैली बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर सबसे ख़तरनाक है, जहाँ पर रोज़ रात में ज़ोर ज़ोर से कदमों की आवाज़ आती है। कदमों की आवाज़ एक कोने से चलते हुए दूसरे कोने तक जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो वहाँ पे वॉक कर रहा है
और वो वॉक भी ऐसी महसूस होती है कि जैसे ये वॉक उस एंटिटी या उस मखलूक की है जो उस जगह को ओन करती है। इस जगह के बारे में एक और चीज भी कही जाती है कि यहाँ पे हवा में हाथ और पांव नजर आते हैं और उसकी कोई बॉडी नहीं दिखती। लंबे लंबे काले शैडो घूमते हुए दिखाई देते हैं जो आपस में किसी अननोन जबान में बातें कर रहे होते हैं, जो कि खुसर फुसर भी कह सकते हैं। हंसी और रोने की आवाज़ें आती हैं और मशहूर ज़माना ग्रे लेडी भी दिखाई देती है। मौजूदा ओनर सर वॉल्टर बताते हैं, नौजवानी के दौर में मशरकी विंग के करीब एक बेडरूम में सो रहे थे कि आधी रात को उनके कमरे की खिड़की एकदम से खड़खड़ाने लगी। वो बताते हैं कि वो चांदनी रात थी और फजा एकदम साकित थी और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसमें खिड़की बजने की आवाज़ एक अचंभे की बात थी। उन्होंने जाकर देखा तो क्या नज़र आता है कि एक कटा हुआ हाथ खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। वो बेतहाशा डर गए और चीखते हुए भागे, और जब नौकर और मुख्तलिफ फैमिली के लोग जब आए तो उन्होंने उनको इस कंडीशन में पाया कि वो बिल्कुल हवास बाख्ता थे और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने हवासों में वापस आए तो फिर उन्होंने सबको बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा ख़ानदान के लोग और वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ ये बताता है कि घर की सीढ़ियों से मुसलसल दो तरह की स्मेल आती है। एक तो हेयर टॉनिक की, जो कि सर वॉल्टर के वालिद सर विलियम इस्तेमाल करते थे, और दूसरी एक अजीब तरह की स्मेल जो कि खून से आती है। जैसे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब जानवर कटता है, ख़ास तौर पे कुर्बानी के दिनों में, तो उसके खून से जो स्मेल आती है वो वहाँ पे आती है। अक्सर रात को अलमारियों से बुक और चीज़ें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। पहली मंजिल पर मौजूद पियानो खुद ब खुद बजने लगता है और उसकी कीज बाकायदा हिलते हुए नज़र आती हैं कि जैसे कोई बैठा उसको बजा रहा है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर ऐसा आपके सामने हो तो हवासों में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। बड़े बड़े काले साए कॉरिडोर में भागते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बातें करने की आवाज़ें भी आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कैप्स्टोन हॉल एक हॉन्टेड जागीर है जो कि इंतहाई वसी रकबे पे फैली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो करता कौन है? क्या वो जिन्नात हैं या फिर वो लोग हैं जो कि इस इलाके में कुर्बान किए गए थे, या फिर वो लोग जो 1861 में जलकर मर गए थे? तारीख तो बड़ी ब्लडी है, खून तो बहा है इस जमीन पे। इसके बारे में एक्सपर्ट भी कोई राय देने से कासिर हैं कि वजह क्या है। ये जगह इतनी हॉन्टेड है कि चर्च की मौजूदगी के बावजूद और डिफरेंट रिलीजन रसूमात के बावजूद कोई यहाँ रात में रुकने और रहने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ कौन सी मखलूक है, ये एक राज है
अगर आप कभी इंग्लैंड गए तो क्या आप इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे? अगर करा तो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। See you on next episode of Spooky Haunted Trail. Sleep tight. Allah Hafiz.